हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। देखिए बेटा, ये चैप्टर हमने आपको भारत में राष्ट्रवाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बारे में भारत में राष्ट्रवाद के समय के अनुसार हमने आपको डिटेल सारा समझा दिया था। ठीक है ना, सारा डिटेल आपको समझा दिया था, जिसमें हमने 1857 से शुरू करते हुए, किससे 1857 से शुरू करते हुए 1947 तक आपको केवल डेट वाइज कुछ विशेष विशेष बातें बताई। मेरा प्रॉमिस था कि मैं आपको उसका थ्योरेटिकल भी सारी चीज़ों को थोड़ी बहुत समझाऊंगा। थोड़ी बहुत समझाने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताऊंगा जो जो डेट पड़ी है उसमें क्या क्या घटनाएं किस तरह से हुई, वो मैंने बताया था, लेकिन आगे बताते हैं। चलिए बेटा, आगे शुरू करते हैं अपना वो चैप्टर जिसका बेसब्री से इंतजार था, भारत में राष्ट्रवाद। तो देखिए, राष्ट्रवाद भारत में और यूरोप में राष्ट्रवाद, इस बात को समझते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या थी। यहाँ के लोगों की परिभाषाएं अपने अनुसार राष्ट्रवाद की अलग थी। कुछ के लिए निजी हित में थी, किसानों के लिए कृषि से क्षेत्र से थी उनकी। यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का भी उदय हुआ। यहाँ यूरोप में, यानी इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण, इनके साथ इस बात को समझिए, राष्ट्र राज्यों का उदय। यानी जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, तो उस राष्ट्रवाद की भावना के पनपने के साथ ही वहां पर जो टुकड़े हो रखे थे, साम्राज्यों में जो बटा हुआ था, वो मिल करके एक देश बनने लगे। जैसे हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। अब आगे समझते हैं। इससे इससे अपने बारे में लोगों की समझ बदलने लगी, वे कौन है, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा होने लगा। नए प्रतीकों और चिन्हों, नए गीतों, विचारों ने नए संपर्क स्थापित किए और समुदायों की सीमा को दोबारा परिभाषित किया। समुदाय यानी कम्युनिटी, समाज को समझाया कि हमें एक दूसरे का सहयोग देना है, लेकिन किसके द्वारा? लोकगीतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा। जैसा वहां पर भी प्रतिमा बनाई गई, तो वहां पर भी और महिलाओं ने अपने अखबार निकाले से कि अपने आप की जो खुद की पहचान है वो देश के प्रति क्या है, हमें किस नाम से जाना जाए, इस बात को वो समझने लगे। अधिकांश देशों में नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। लंबी प्रक्रिया का मतलब है, जैसे यूरोप में भी काफी लंबा समय लगा, और अगर हम उसको समझें फ्रांस को, वहां पर भी काफी समय लगा। अब आता है बेटा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। यहां से हमारा शुरुआत होती है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना, समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। ध्यान से समझिएगा, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, ठीक है ना, एकता की भावना और समान चेतना की भावना क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। यानी ये लोग जिनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है, वो ऐतिहासिक यानी इतिहास से जुड़ी हुई, हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे वंशज ऐसे थे। राजनीतिक यानी नीतियां कि हमें ऐसा करना चाहिए, लोगों की भलाई के लिए हमें ये राजनीति, ये चीज़। और सांस्कृतिक विरासत, पहनावा, वेशभूषा, बोलचाल, कला, इनको क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं। यानी कई बार क्या होता है कि अलग अलग भाषा बोलने वाले समूह हो सकते हैं। जैसा कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है भारत, तो भारत में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांध के रखता है। अगर उनके अंदर देशभक्ति की भावना जाग जाए, तो वो केवल एक ही चीज़ को सीख पाएंगे, एक ही चीज़ को समझ पाएंगे कि देश हमारा है। अब है भारत में राष्ट्रवाद की चेतना का उदय, यानी किस प्रकार उसका उदय हुआ, कैसे वो जागा। तो वियतनाम और दूसरे उपनिवेशों की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर से जुड़ी हुई है। इस बात को मैं इजी कर देता हूँ, केवल इतना सुनिए कि ये जो परिघटना है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवादी भावना जो पैदा हुई, वो इस बात से हुई है। इस लाइन को थोड़ा समझिए। उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ, उपनिवेशवाद मतलब जो दूसरे देश के व्यक्ति थे या दूसरे देश के जो लोग थे, उन्होंने किसी और देश में जाकर के अपनी कंपनी स्थापित की।
कंपनियां स्थापित करने का मतलब व्यापार था, केवल व्यापार के उद्देश्य से है, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो इस उनको पीड़ित करना शुरू कर दिया, प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ये चीज समझाती है कि उनके अंदर क्या पैदा हुआ, देशभक्ति की भावना पैदा हुई। क्योंकि जब हमें परेशानी होती है तभी हम रास्ता खोजते हैं। औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ, औपनिवेशिक शासक कौन, जो उपनिवेशवाद के समय पर आए, जो कंपनियों के लोग थे, खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचानने लगे थे। उत्पीड़न और दमन के साझा भावना, क्या, उत्पीड़न और दमन के साझा भावना अभी समझाया था मैंने। जब परेशान होते हैं, पीड़ित किया गया उन्हें, तभी वो रास्ता खोजने लगे। तो उत्पीड़न और दमन के साझा भावना, यानी दो लोग हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उसको भी प्रताड़ित किया जा रहा है, पीड़ित किया जा रहा है, तो वो भी अपने दुख को उस दूसरे व्यक्ति से बांटेगा जो खुद भी प्रताड़ित है। तो वो एक स्थिति ऐसी आएगी, दोनों आपस में सम्मिलित हो जाएंगे, अपने दुख में क्या करेंगे, साझा हो जाएंगे और अपनी बातों को शेयर करेंगे, कहेंगे भाई हमें कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी तो नरक बन जाएगी। तो विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया, यानी दुख, कष्ट, उत्पीड़न, दमन ने इन सबको एक सूत्र में बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह पर उपनिवेशवाद का असर एक जैसा नहीं था। क्यों नहीं था? पढ़े लिखे थे, वो अपनी जिंदगी सही से काट रहे थे, ठीक है। कुछ जातिवाद की वजह से, कुछ धर्म के नाम पर, ये सब जो शासक थे उनके द्वारा किए जाने वाला उत्पीड़न वर्गों पर अलग अलग था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। ये मैंने कहा ना, सबके अपने अपने हिसाब से। जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, वो चाहते थे हमें समान अधिकार मिले। किसान, हमारी जमीन जमींदारों से छूट जाए, तो सबका अलग अलग था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु उस एकता में टकराव के बिंदु भी नहीं थे। देखिए, जब हम किसी काम को करते हैं तो सफल के साथ साथ असफलता के भी चांसेस रहते हैं। तो महात्मा गांधी ने जो पीड़ित लोग थे उन सबको एकता के सूत्र में बांधा। एकता के सूत्र में बांधने के बाद ही क्या खड़ा हुआ, एक विशाल आंदोलन खड़ा हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, ये मैंने बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध वाली घटना हमने बताई थी कि चैप्टर हमारा यहीं से शुरू होता है। वो कौन सा था? 1914 टू 1918, यानी 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उस समय जो विश्व युद्ध हुआ उसका कुछ बेटा पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ा भारत पर, और सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ा। समझते हैं? वैसे नेगेटिव सबसे ज्यादा मैं अगर अपनी तरफ से सोचूं तो ब्रिटिश सरकार को भी बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव था। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई। जब युद्ध हुआ तो सेना अपने देश की रक्षा, दूसरे देश पर अधिकार करने के लिए जो युद्ध संबंधी खर्चे थे उनमें बढ़ोतरी हुई, और इसको पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए। एक देश ने दूसरे देश से कर्जा भी लिया और उसको चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स को बढ़ाना पड़ा। मैंने बताया ना, चुकाने के लिए टैक्स बढ़ाए। युद्ध के वर्षों में चीजों की कीमतें बढ़ गई क्योंकि प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा था, माल उतना जनता को तो चाहिए, लेकिन वो युद्ध में लगे हुए थे। 1913 से 18 के बीच दाम दोगुने हो गए। 1913 से 18 के बीच दाम दोगुने हो गए। 14 में विश्व युद्ध छिड़ गया, 13 से शुरुआत हो गई, तो उनके बीच में चीजों के दाम क्या हो गए बेटा? डबल हो गए। और दाम बढ़ने से अमीर को नहीं, आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई, क्योंकि उसकी आमदनी उतनी, लेकिन जो चीज खरीदने जा रहा है वो कैसी होगी बेटा? डबल। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किए जाने से भी लोग बहुत गुस्सा थे। जो दिखा हष्ट पुष्ट वयस्क व्यक्ति, उसे जबरदस्ती युद्ध के लिए ले जाया जा रहा था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। उस समय अकाल जैसी समस्याएं आ गई, महामारी आ गई, तो उससे भी क्या हुआ पता है? उपज खराब हो गई अकाल की वजह से, महामारी आने से लोग पीड़ित थे, तो इससे भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग तक मारे गए। कितना भयावह समय रहा होगा। आज हम कोरोना को कहते हैं, सोचिए 120 से 130 लाख 1921 की जनगणना के अनुसार। किसकी वजह से? अकाल और फ्लू की वजह से। अब है पहला विश्व युद्ध 1914 से 18। फिर उसके बाद क्या हुआ? 14 से 18 के बाद 1919 में एंटर करते हैं। तो 1919 में, यानी 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन नए इलाकों तक फैल गया। यानी जो हमारा 18 के बाद जो हमारे आंदोलन चल रहे थे
कौन कौन से आंदोलन थे, थोड़ा सा रिपीटेड कर देते हैं। कुछ बच्चों ने कहा होगा सर जी हम थे नहीं। तो देखिए, गांधी जी 15 में वापस आए इंडिया, ठीक है बेटा। 1917 में उन्होंने क्या किया, कौन सा आंदोलन किया सबसे पहले, सत्याग्रह, चंपारण। मैं लिख देता हूं चंपारण। 1917 में दूसरा किया बेटा खेड़ा, गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए। और 1918 में किया बेटा अहमदाबाद के सूती मिल में काम करने वाले मजदूरों के लिए, ठीक है। उससे आगे हम आ गए हैं 1919 पर, यानी 1919 पर। तो 1919 के बाद ये जो आंदोलन था वो धीरे 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 गांधी जी फेमस हो गए, तो सभी इलाकों में फैल गया। यानी पहले जो केवल छोटे छोटे कह सकते हैं जहाँ कर रहे थे सत्याग्रह वहीं पर था, अब वो देश में फैलने लगा। अब जब फैलने लगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए और संघर्ष की नई पद्धतियां सामने आने लगी। अब इन बदलावों को हम कैसे समझेंगे, उनके क्या परिणाम हुए, है ना। विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। आर्थिक स्थिति यानी पैसे की परेशानी है, ठीक है। और राजनीतिक, सरकार जो थी देश से लड़ने में बिजी थे, वो कहाँ अपनी सरकार को चला पाते। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। रक्षा व्यय मतलब युद्ध के दौरान किया जाने वाला युद्ध के लिए खर्चा क्या है, रक्षा व्यय, यानी अपने आप का बचाव। इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और टैक्स में क्या की गई, वृद्धि की गई। क्यों की गई टैक्स में वृद्धि, चुकाना भी तो है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया, यानी अब सामान लाने ले जाने का जो टैक्स था उसे भी बढ़ा दिया गया। किस पर फर्क पड़ेगा, व्यापारी वर्ग पर। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही है, ये पता था, हमने बताया था, डबल हो गई थी। 13 से 18 के बीच कीमतें दोगुना हो चुकी थी, जिसके कारण लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। फिर 18 से 19 और 20-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। अभी बताया था 120 से 130 लाख लोग तक मारे गए। तो यही नीचे आगे बात है। तो इससे ये परेशानियां बढ़ने लगी, बहुत स्थिति खराब हो गई थी। अब आता है सत्याग्रह का अर्थ, यानी गांधी जी जिस आधार पर अपना आंदोलन शुरू करते थे वो था सत्याग्रह। उनका मानना था कि हम किसी भी युद्ध को शारीरिक बल से नहीं बल्कि अहिंसा के बल पर जीते। तो सत्याग्रह को समझते हैं। सत्याग्रह यानी सत्य का आग्रह, यानी यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन का रास्ता था। महात्मा गांधी का भारत आगमन वह सत्याग्रह का विचार था। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, ये समझाया था। वो कहां पर थे इससे पहले, दक्षिण अफ्रीका में। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते पर चलते हुए वहां की नस्ल भेदी गोरे काले रंग के आधार पर जो दक्षिण अफ्रीका में भेद था उससे सफलतापूर्वक लोहा लिया था। मंडेला जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार से सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। क्या विचार था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, यानी सच बोला जाए, सत्य के आधार पर कार्य किया जाए और उसी की खोज की जाए। इस संघर्ष में हमेशा सत्य की ही जीत होती है, आप भी जानते हैं, सत्यमेव जयते। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता था। 1917 में खेड़ा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। फसल खराब हो जाने से प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। जो 1917 में किया गया चंपारण, वो नील की खेती के लिए आंदोलन था। और 1917 में जो खेड़ा गुजरात में किया गया वो किसानों के लिए वो आंदोलन था जो टैक्स चुकाने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि फसल खराब हो चुकी थी। 1918 में कपड़ा कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। और ध्यान रखिए बेटा, ये शुरुआत के तीनों ही आंदोलन 17, 17, 18 सफल रहे थे गांधी जी के। और किस आधार पर, सत्याग्रह के विचार पर। अब महात्मा गांधी के सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सुनिए। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई मकसद, यानी यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि अहिंसा के माध्यम से लड़ाई को जीता जा सकता है। दोबारा समझ लीजिए, गांधी जी का यह कहना था कि यदि किसी व्यक्ति का मकसद सही है तो उसे शारीरिक बल की जरूरत नहीं, ताकत की जरूरत नहीं, बल्कि अहिंसा के रास्ते पर ही जाकर के सत्य को
सत्य के द्वारा ही उसको जीता जा सकता है, अपनी लड़ाई को सफल किया जा सकता है। तो इससे आगे हम कल मिलेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसी उम्मीद के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री श्याम।